हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो आपकी रोजाना की जिंदगी से जुड़े हैं। और आज जो मुद्दा हमने उठाया है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब क्या कोई चीज़ दुनिया में ज़ीरो बजट की होती है या नहीं होती है? और ये नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? इसके ऊपर बहुत सारे तथ्य भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों के अपने-अपने विचार भी मौजूद हैं। इस मामले में श्रीलंका के अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ वर्ष पहले, बल्कि पिछले साल ही, जो इस साल वापस ले लिया गया क्योंकि वहाँ पर खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई और बहुत कुछ हुआ। कुछ एक स्लाइड्स भी आज आपको दिखाएँगे, लेकिन इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री नयन पारिक जी। नयन जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। आज तो आप अपने घर से बाहर हैं और बिल्कुल। पुण्य स्थल ऋषिकेश में हैं शायद। तो बिल्कुल तो हम जय गंगा मैया का कह के कार्यक्रम को स्टार्ट बिल्कुल करेंगे गंगा इसमें। मैया की जय। बिल्कुल। तो स्वागत है आपका। और दूसरा एक छोटा-सा टेल पीस है इसमें, जिसमें कि अ, बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट की एसोसिएशन ने अपने आप को मार्केट करने के लिए, मेड इन बांग्लादेश को मार्केट करने के लिए सीएनएन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। और ये मुझे लगता है कि बहुत एक डायनामिक कदम है कि एक इतनी बड़ी चेन के साथ, जो कि मीडिया चेन है, दे विल नाउ मार्केट द मेड इन बांग्लादेश गारमेंट्स ऑल ओवर यूरोप एंड अमेरिका, बाकी जो डेवलप्ड नेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा इंस्पायरिंग कदम है, हिंदुस्तान को भी ऐसा करना चाहिए मेड इन इंडिया का। तो इसके ऊपर बात करेंगे 1 मिनट की लास्ट में टेल पीस के रूप में। सबसे पहले ज़ीरो बजटिंग के ऊपर हम आपको एक स्लाइड दिखाना चाहेंगे, ताकि आपको थोड़ा-सा एक आइडिया हो जाए कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, ये है आपकी ज़ीरो बजट की नेचुरल फार्मिंग। और ये कॉन्सेप्ट है सुभाष पालेकर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसमें एग्रीकल्चर को पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से बिल्कुल मुक्त, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उससे मुक्त करने की बात की गई है। इसमें इस बात की भी बात की गई है कि सीड्स की जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड या एक इंटेंसिव इरिगेशन है, जो सिंचाई होती है, उसको कैसे कम किया जा सके, और इंडिजिनस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और कैटल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, नर्चर किया जा सके। इसमें सॉयल एरेशन, यानी कि जो सॉइल के अंदर जो हवा होती है, कम से कम वाटरिंग, यानी कि पानी का इस्तेमाल कम से कम, इंटरक्रॉपिंग, और टॉप सॉइल की जो मल्चिंग होती है, मतलब घास फूस से उसको ढककर उसकी जो मॉइस्चर को मेंटेन करना होता है, इन चीजों के बारे में चर्चा की गई इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। ये जैसे कि मैंने बताया कि सुभाष पालेकर जी का कॉन्सेप्ट है, इसको मोदी जी ने पिकअप किया है। हालांकि ये पहले भी होता रहा है, ऐसी बात नहीं कि ग्रीन फार्मिंग जो है हमारी, कि पहले से ही कॉन्सेप्ट है। एक जमाना तो ऐसा था जब आर्टिफिशियल, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन वाली ये फार्मिंग थी नहीं, सब कुछ नेचुरली था उस समय। लेकिन इसमें 4 स्टेप दिए गए हैं: बीज अमृत, जीव अमृत, मल्चिंग यानी कि घास फूस से ढकना, और वाफासा यानी कि जिसके द्वारा एयर और जो वेपर होते हैं वो प्लांट्स को बेनिफिट देते हैं। इस टेक्निक के अंदर काऊ डंग का, काऊ यूरिन, जागरी यानी कि शायद स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, जो गुड़ होता है, पल्स फ्लोर, वाटर और सॉइल का इस्तेमाल किया जाएगा। और खास तौर से बीज अमृत, यानी कि जहां बीजों को सशक्त बनाया जाता है, उसमें नीम की पत्तियां, टोबैको, ग्रीन चिलीज और कई और चीजों को यूज करने की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इसको एक इस रूप में देखें कि पहला स्टेप बीज अमृत है, फिर जीव अमृत यानी कि जो नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, पहले सीड्स का ट्रीटमेंट है, सॉयल स्ट्रॉ एंड लाइव मल्चिंग कहते हैं, और वाफसा जो होता है वो सॉयल मॉइस्चर को मेंटेन करना होता है। और लास्ट, श्रीलंका के अंदर जो लास्ट ईयर पूरी की पूरी जो हमारी नॉर्मल जो फार्मिंग थी बैन कर दी गई थी, और ये कहा गया था कि श्रीलंका पहला कंट्री होगा दुनिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा, नेचुरल फार्मिंग हो जाएगा, और वहां पे पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक, ये अपना आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये स्कीम बूमरैंग हुई, क्योंकि इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की गई थी, अचानक इसको लाद दिया गया। प्रॉब्लम ये थी कि श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी थी नहीं खरीदने के फर्टिलाइजर्स को, उन्होंने इसको पूरा का पूरा इम्पोज किया, जिसकी वजह से वहां पे खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई, कीमतें 4-5 गुना बढ़ गई, और लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। और अब 1 साल के बाद सरकार को ये डिसीजन जो है वापस लेना पड़ गया। तो ये था एक छोटा सा बैकग्राउंड
जो हमारी खास तौर से जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसको कि हम ज़ीरो बजट फार्मिंग की बात की जाए। हालाँकि इसमें ज़ीरो बजट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बीज, फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड्स है, इसका खर्चा 14-15% के आसपास तक नापा गया है। तो एक छोटा-सा ब्रीफ दर्शकों ये आपके लिए। अब हम नयन पारिक जी के पास आते हैं, अपने इकोनॉमिस्ट जो हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे मित्र, कि नयन पारिक जी, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, पर अचानक से इसका चर्चा में आना, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और एकदम प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम, और नीति आयोग भी, दोनों एकदम से इसके क्या कहते हैं ना, इसको एक पब्लिक के सामने, पब्लिक डिबेट में लेकर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? एक तो देखिए हमारे यहाँ फार्मर्स की सिचुएशन है, फार्मर्स के जो एजिटेशन है वो आपको पता ही है। फार्मर्स के जो 3 लॉ हुए उसके बारे में एजिटेशन हुए, उसको रिपील किया गया। उसके पहले 2019 में निर्मला जी ने अपने बजट में पहली बार ये ज़ीरो बजट फार्मिंग का ज़िक्र किया। प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बात की। तो फार्मर्स की जो हालाकियाँ हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनको जो लोन और ऋण मुक्ति की बातें चल रही है, तो फार्मर्स के बारे में कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ प्रश्न आते रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए कई प्रयास सरकार जो कर रही है, उसमें एक ज़ीरो बजट का भी सहारा लिया गया है कि भाई ज़ीरो बजट जी, फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग हो, जिसमें कि फार्मर को ऑलमोस्ट, आपने जैसे कहा वो ज़ीरो बजट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो बजट मतलब बिल्कुल ज़ीरो रुपये में तो नहीं काम बन सकता, पर जो मिनिमाइज़ हो सके, तो वो कैसे करा जाए। और उसमें कर्नाटका में आपने जैसे बताया उसकी शुरुआत की थी पद्मश्री जो पालेकर जी ने। और सॉरी, मैं वहाँ पे एक बात कह दूँ, मैंने शायद महाराष्ट्र की नाम ले दिया था वहाँ पे, सुभाष पालेकर जी का, तो कर्नाटका आपने करेक्शन किया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ना बिल्कुल वो, और सरनेम भी उनकी पालेकर है, तो हम लोग क्या थोड़ा सा जी, महाराष्ट्रियन टाइप सरनेम है। पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर एरियाज पे कहीं जबान चलती है, और मेरे ख्याल से मराठी और जी, जी, कन्नड़ा बेलगाम एरिया वही दोनों है। जबान जी, जी, चलती है। जी, 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 जी। तो उन्होंने कर्नाटका में मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत की, और अभी जाके उसको बाकी के राज्य भी, खास करके आंध्र प्रदेश कहना चाहता है। आंध्र प्रदेश ने अपना एक टारगेट बना रखा है कि 2024 में वो ज़ीरो फार्मिंग वाला पहला स्टेट हो जाए। आपको पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की दिशा में ज़ीरो बजट फार्मिंग एक और भी आगे अग्रेसिव स्टैंड है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑलरेडी इंडिया का सिक्किम जो है वो पहला राज्य पूरे विश्व में बना है जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक का अपना जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर दिया। अब श्रीलंका की आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई सिक्किम का देख के या अपना सोच के भी श्रीलंका ने भी इस साल की शुरुआत में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा नक्की किया कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर देश में इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, जी, और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। और टारगेट भी रखा कि श्रीलंका एक ऐसा पहला देश हो विश्व भर में, जैसे सिक्किम हमारे यहाँ एक राज्य बना, श्रीलंका एक पहला देश बनना चाहता था जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। अब आपको पता है कि श्रीलंका से उसकी चाय, श्रीलंका का रबड़, श्रीलंका की बाकी की कुछ एक क्रॉप्स है, वो एक मेजर एक्सपोर्टिंग लोग मतलब योगदान देते हैं श्रीलंका की एक्सपोर्ट बास्केट में। और उसमें सडनली श्रीलंका की सरकार का ये कहना कि अब केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं इंपोर्ट किए जाएंगे, उसके कारण जो हड़बड़ी मच गई, उसमें आपने जैसे सही बताया कि प्राइसेस बढ़ गए। कोविड से अभी तो देश बाहर आ रहा था, जो उसकी दूसरी रेवेन्यू थी टूरिज्म की वो भी अफेक्टेड थी, और उसमें फिर बिना कोई ज्यादा तैयारी के ये घोषित करना कि हम लोग पहला देश बनना चाहते हैं, और उसके कारण बिल्कुल ही इंपोर्ट बंद कर देना जबकि ऑर्गेनिक की तैयारी नहीं हुई है, वो मेरे ख्याल से बड़ा एक मुश्किल स्टेप था। सिक्किम ने ये 13 साल पहले शुरू किया था, और 10 से 13 साल के बीच में वो कहीं जाके अपने आप को पूरा ऑर्गेनिक कर पाए हैं। और उसके लिए कि जो जो तैयारी चाहिए वो फार्मर्स का, जैसे एजुकेशन का मामला, जीरो बजट फार्मिंग में मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने ऑलरेडी एक थोड़ा सा प्रयोग करना चालू किया है, लोगों को, फार्मर्स को एजुकेट करना चालू किया है, और 300 रुपए लेते हैं वो, और 4-5 दिन के अपने कैंप चलाते हैं, और उसमें 300 से लेके 3000 फार्मर्स आते हैं, जिनको जीरो फार्मिंग के बारे में जो दिनेश जी ने बहुत अच्छी तरह अपनी 3 स्लाइड बताई,
उसके बारे में वैसे बताते हैं कि भाई देखिए, जो बीजामृत बोलते हैं, तो बीजामृत कैसे बनता है, उसमें कितना काउडंग पड़ेगा, काउडंग फ्रेश होगा, काउ यूरिन पुराना होगा, उसको कैसे मिक्स किया जाएगा, उसको फिर जमीन में कैसे मिलाएंगे। तो पूरी उसकी जो एक पद्धति है, जो मेथड है, वो फार्मर्स को समझाने की एक कोशिश करने की शुरुआत की गई है। अब आपने जैसे कहा, इससे कोई एकदम प्रश्न हल हो जाएंगे, नहीं। इससे हम लोग एकदम जीरो बजट फार्मिंग पे चले जाएंगे, नहीं। पर यदि ये दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अपना इरिगेशन में भी, ये लोग खास तो एक जीरो कॉस्ट में कॉस्ट और फर्टिलाइजर का बहुत कम प्रयोग करते हैं, पर उसके साथ भी इनका पालेकर जी का मानना है कि इतना ज्यादा पानी की रूट्स को आवश्यकता ही नहीं है। वो बोल रहे हैं जो वेपर है वो पानी की इनफ है, भाप है वो इनफ है। और इसीलिए पानी का जो उपयोग है और इरिगेशन का जो उपयोग है वो ये फार्मिंग में कहीं 5-10% लाया जाएगा। अब ये सब जो बातें हैं, जैसे आपने कहा, एक फ्यूचरिस्टिक है, उसके बलबूते पे आज हम लोग कुछ बंद कर दे, कुछ एक एकदम बदलाव ले आए, वो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दबाजी होगी। इस पे शुरुआत करना बहुत अच्छा है। ये एक सही डायरेक्शन में कदम है। हम लोगों ने पहला एक ऑर्गेनिक स्टेट करा है, हम लोग जीरो बजट फार्मिंग में जाए तो वो एक उससे भी एक आगे कदम है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक्सपेंसिव फार्मिंग है। पर जीरो फार्मिंग में कोशिश करी जाती है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है फार्मर की, वो कम से कम हो जाए। जीरो के आगे, जीरो का टारगेट रहता है, जीरो तो आपने कहा इम्पॉसिबिलिटी है, पर उसके आसपास कहीं इसको ले आते ताकि फार्मर्स को लोन लेने ना पड़े, फार्मर्स को कहीं खुदकुशी ना करनी पड़े, लोन की दिक्कतें जो है वो उनसे बच जाए और उनकी कॉस्ट मिनिमम हो। इसीलिए थोड़ा सा जो ऑर्गेनिक और जीरो फार्मिंग का अभी का जो एस्टिमेट है वो पर एकड़ बोलते हैं कि यदि इरिगेशन होगा तो 5 लाख रुपए का इनकम की टारगेट करा जा सकता है, और यदि इरिगेशन नहीं होगा तो 1.5 लाख रुपए का पर एकड़ का एनुअल इनकम का टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम होगी, इसीलिए फार्मर्स के पास 2 पैसे बचेंगे। पर इसके साथ ये भी देखना है कि हम लोग क्रॉप ले पाएंगे, और क्रॉप ले पाएंगे तो जो ऑर्गेनिक पद्धति के कारण हमारे क्रॉप में पहले तो 50% मेरे ख्याल से आधा हो जाएगा क्रॉप, उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं, फार्मर्स को क्या सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका में भी कुछ एक सब्सिडी की घोषणा की गई थी, जो वो दे रहे हैं पर एकड़। हम लोग फार्मर्स को कैसे 5-1 साल अपना हैंड होल्ड करके ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे मार्केट करना वो सिखाते जाएंगे। और वो यदि फिर, मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में सभी एग्रीकल्चर जो रिसर्च है वो बता रहे हैं कि आप जो भी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से, केमिकल फर्टिलाइजर से आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो मोर और लेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से भी उतना ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, यदि आपकी मेथड सही हो। तो मेरे ख्याल से रास्ता सही है, हम लोगों को जाना भी जरूरी है। श्रीलंका का एक हमको बहुत ही अनुभव भी मिल गया है कि एकदम आप झटके से कर देंगे तो देश में क्या, आपको उनको ऑलमोस्ट इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। उनको अपने जो जनरल थे आर्मी के, उसको अपॉइंट करना पड़ा कि आप कोशिश करिए और कंट्रोल करिए कि कैसे ये होर्डिंग, क्योंकि जब भी शॉर्टेज होती है तो सब भी अपना अनाज, सभी अपना थोड़ा सा फर्टिलाइजर बचा के रख लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं। तो उसके कारण जो अफड़ा तफड़ी हुई, उसके कारण जो शॉर्टेजेस हुई, उसके कारण जो प्राइसेस बढ़ गए, उसके कारण ऑलमोस्ट जो इमरजेंसी वाली पोजीशन ऐसी हो गई कि आपको आर्मी को उतारना पड़ा। तो ये सब बताता है कि यदि अनप्रिपेयर्ड वे से हम लोग एक ऐसे स्वप्न की ओर चले जाएं जो कि अभी स्वप्न है और उस पे हमें को चलना है, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है वो श्रीलंका के अनुभव से हमको पता लगती है। बिल्कुल आपने सही कहा। श्रीलंका का एक और भी उसमें अंदाजा था कि जब हम ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे तो उसका बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होगा, उसके 4 से 5 गुना हमें उसकी कीमत मिलेगी। भारत में भी जो चीजें ऑर्गेनिक फूड के नाम से बेची जा रही हैं उनकी प्राइसेस 2 से 5 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत की जनता की पॉकेट में भी इतने पैसे नहीं है कि इतने लार्ज स्केल में लोग 2 से 5 गुना कीमत देकर उन चीजों को खरीद सकें। और हमारे यहाँ सिक्किम का जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा करके हब्स के बारे में है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा करके ग्रेन्स में अभी तक नहीं हुए हैं भारत के अंदर, जो कि मुख्य हमारी फसलें चावल है और गेहूं है या कुछ दालें हैं, तो वहां पर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट इतने ज्यादा नहीं हुए हैं, इस ग्रीन फार्मिंग जिसको हम एक टोकन के रूप में कह सकते हैं। तो एक मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 5 से 10 साल का वक्त चाहिए होगा जब इसके ऊपर
लार्ज स्केल पे कुछ कुछ जगह पर पॉकेट्स में एक्सपेरिमेंट किए जाएं, उनके रिजल्ट्स को कोलेट किया जाए और फिर उसको एनालाइज किया जाए कि अल्टीमेटली यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, अगर थोड़ी ज्यादा कीमत मिलती है ऑर्गेनिक करके तो ठीक है, लेकिन सारी जनता उसमें आएगी तो फिर सब तो उसको हाई प्राइस के ऊपर नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी आई कि इससे कि डेट कम होगा तो सुसाइड रेट कम हो जाएंगे। ये बात कुछ समझ नहीं आई सरकार की कि किसानों के जो सुसाइड्स हैं वो कैसे इसको वो रिलेट कर सकते हैं। ये बात, डेट कम होगा, लेकिन क्या जरूरी है डेट कम होगा? इसके बारे में अभी कोई भी निर्णय पर पहुंचना बहुत मुश्किल है देखा जाए तो, क्योंकि अभी जीरो बजट की बात हो रही है, लेकिन जीरो बजट जैसी कोई चीज नहीं है। किसान की बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पानी के बिल उसके बढ़ रहे हैं, या जमीन से पानी के जो संसाधन होते हैं, बीज मार्केट के अंदर महंगे हो रहे हैं। और जो नेचुरल जो हर्ब्स हैं, जिसमें गुड़ भी मिलाना है, आपको दालों का आटा भी मिलाना है, और इतना गोबर देसी गाय का आप कहां से लाएंगे? एक कांस्टेंट बहुत सारे हैं, और जर्सी गाय का गोबर नहीं होना चाहिए, पुराना गौमूत्र लाना चाहिए। तो इनकी इनपुट कॉस्ट भी नयन भाई कोई कम नहीं है देखा जाए तो। एक छोटी सी टिप्पणी बिल्कुल इसके सही। ऊपर। बिल्कुल ऐसा अभी एस्टिमेट किया गया है कि एक जो हमारी देसी गाय है वो कहीं 30 एकड़ जमीन के लिए सफिशिएंट गौमूत्र और अपना काउडंग देगी, ऐसा एक एस्टिमेट है। अब वो सही है गलत है कितना उसके आसपास है नहीं है वो देखने वाली बात है। पर बिल्कुल आपने कहा वो जीरो बजट इज मोर अ टारगेट, जहां उस डायरेक्शन में जाना है। पर वहां जीरो बजट पहुंच जाएंगे वो तो बड़ा मुश्किल है। और आपने कहा जीरो बजट क्या होता है? फाइनली जीरो पे कैसे ले आए? आप कुछ ना कुछ तो कॉस्ट रहेगी ना। आप यदि अपनी जैसे कहा बिजली का खर्चा जीरो कैसे हो जाएगा सर एक यदि खर्चा आप और थोड़ा भी सा है, भी पानी यूज सर करते हैं? सर एक खर्चा और भी है। आपका लैंड है जिसको यूज किया जा रहा है, और बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल। किसान जो डेली मेहनत कर रहा है, पिछले 4 महीने तक मेहनत करेगा एक क्रॉप के उसकी लिए, डेली वेज तो क्या गिनोगे आप? सर उसकी उसको मेहनत के कैसे क्या काउंट दाम करेंगे? लगाओगे? उसको कैसे काउंट बिल्कुल करोगे? सही बात। वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से फिर वो बात आएगी कि भाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस थोड़े कम हो, मतलब उसकी जमीन के जो खर्चे हैं उसको न गिना जाए, उसके लेबर का खुद का जो टाइम है उसकी वैल्यू न गिनी जाए। और अभी जो ऑर्गेनिक का आपने बताया, ऑर्गेनिक में सिक्किम से प्रेरित होके अभी त्रिपुरा ने घोषित किया है, और उत्तराखंड जहाँ की मैं आज हूँ उस राज्य ने भी घोषित किया है कि वो भी अगले 2-3 साल में पूर्णतया ऑर्गेनिक फॉर्म में जाना चाहेंगे। इनफैक्ट यहाँ मेरी एक दो फार्मर से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि यहाँ जो जो फार्मिंग होती है, खैर यहाँ एक फर्टिलाइजर का उनके पास गुंजाइश भी नहीं होती है, तो ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक की ओर चले हैं। और वो एक दो राज्य भी सिक्किम से प्रेरित होके कोशिश कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक के रास्ते पे कैसे जाए। पर आपका सही पॉइंट रेस करने की बात है कि भाई जीरो मतलब कि इसमें क्या क्या कॉस्ट को आप जीरो मान लेंगे? जो फार्मर्स के टाइम की कॉस्ट क्या मानेंगे, उसके जो लैंड की कॉस्ट क्या मानेंगे, और बाकी की कुछ एक चीजें तो लगेगी ही, जैसे थोड़ा सा तो पानी लगेगा, थोड़ा सा तो पावर लगेगा। तो मेरे ख्याल से जीरो की जगह इसको फाइनली कहना कि मिनिमल कॉस्ट, लो कॉस्ट वो कहा सही जाए तो होगा। और बात है, लो हाँ कॉस्ट हाँ कहा कि भाई जाए तो ये फिर भी बहुत ही ठीक है। कम से कम जो कॉस्ट पे, क्योंकि इनका एग्जाम्पल ये जीरो के लिए ये था कि ये प्रेरित इससे हुए थे कि भाई जंगलों में इतने फ्रूट्स होते हैं, जंगलों में ये चीज अपने आप चीज बनती है, नेचर अपने आप उसका ध्यान रखता है, उसके करीब हम कैसे जाए? वहां तो कोई फार्मर है नहीं, वहां कोई देखने वाला है नहीं, फिर भी जो हमारे वन है वो हम लोगों को थोड़े फ्रूट वगैरह देते जाते हैं साल ब साल, और ढेर सारे फ्रूट देते हैं जो कि वहां की जो इको लाइफ है उसको सपोर्ट करते हैं। उस बेसिस पे कैसे हम जाए और कैसे हम अपने खर्चे को मिनिमम करके करें? तो मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि इसको जीरो की जगह और क्या नाम दे ताकि इट ट्रूली रिप्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द कॉस्ट दैट अ फार्मर वुड इनकर। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जहां पर इंस्टीट्यूट से जब चीजें निकलती हैं और खेत तक पहुंचती हैं, उन्हें 5 से 10 साल लगते हैं। और उस 5 से 10 साल के पीरियड में एक्सपेरिमेंटेशन भी होते हैं, लेकिन सरकार को हैंड होल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी। जो लोग इसमें आएंगे कि कहीं वो ह्यूज लॉसेस में चले जाएं, तो उनके लॉसेस को कॉम्पनसेट करने का भी एक जरिया होना चाहिए। दूसरी खबर पे आते हैं, छोटा टेल पीस हमारा बिफोर वी सम अप द प्रोग्राम। वो है कि बांग्लादेश में जो कि रेडीमेड गारमेंट का मेजर बिजनेस है, उनका ऑलमोस्ट 80% जो रेवेन्यू वहीं से आता है, और करोड़ों लोग उसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। देखा जाए तो महिलाएं करीब 70 से 80% वहां पर उस बिजनेस के अंदर हैं, एज ए लेबरर भी, एज ए स्किल्ड वर्कर भी, और एज ए एंटरप्रेन्योर भी। उन्होंने मेड इन बांग्लादेश को जो क्लोथिंग्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए CNN के साथ जो
दुनिया की करीब सबसे बड़ी जो मीडिया चेन्स है उनके साथ समझौता किया है कि वो उनको सारे डेवलप्ड नेशंस के अंदर, यूरोप हो, अमेरिका हो, मतलब नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान हो, वो उनको प्रमोट करेंगे। तो एक ब्रांड मार्केटिंग लार्ज स्केल पे बांग्लादेश के जो गारमेंट इंडस्ट्री है विदाउट द गवर्नमेंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस किस्म का मैंने कभी कोई कैंपेन देखा नहीं साउथ एशिया के किसी कंट्री से किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, और वो भी एक मेजर मीडिया चेन के द्वारा। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव सर, इंडिया को भी इससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अरे बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट हम लोग, क्योंकि मैं गुजरात में हूँ और गुजरात में मोरबी करके एक जगह है और मोरबी हाँ जी। में सिरामिक टाइल्स बनते हैं और पूरे विश्व में कहीं किसी को टाइल्स की कोई परचेज करनी हो तो मोरबी का एक जिक्र जरूर होता है। जी तो मोरबी में ये बहुत कोशिश की गई थी कि उसको मोरबी का ब्रांड लेके कैसे प्रमोट किया जाए। हमारे यहाँ बनारसी साड़ी से लेके कुछ एक चीजें ऐसी है जो पूरा रीजन बनाता है, उसको यूनिक है, यूनिक प्रमोट करने की हमेशा हमारे मन में मंशा रही है। अब उसके लिए जो बांग्लादेश ने करके दिखाया वो इतनी बड़ी बात है। उन्होंने सीएनएन के साथ एक पार्टनरशिप साइन कर ली। जी और पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी कम इसलिए होती है क्योंकि एडवर्टाइजर खुद अपने बारे में कुछ बात करता है। और जब कोई एडवर्टाइजर खुद अपने बारे में बात करता है तो लोग मान लेते हैं कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते होंगे और इसलिए एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगता है। पर जब कोई एक मीडिया एजेंसी एज अ पार्टनर आपके साथ जुड़ता है तो पहले तो वो भी उस बात को मानता है कि आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस रेडीमेड गारमेंट में बहुत ग्लोबल है। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ग्लोबल स्केल पे है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। आप जिस तरीके से इसको करते हैं उसमें आप एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखते हैं, अपने कस्टमर का भी ध्यान रखते हैं, अपनी इकोलॉजी का भी ध्यान रखते हैं। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो बिजनेसेस करते हैं उस तरह से मेरे ख्याल से बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट को प्रोजेक्ट करने की ये बात है। और बांग्लादेश में खुद में भी रेडीमेड गारमेंट के साथ इसमें और भी 3-4 इंडस्ट्री जुड़ी है जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड है। और मेरे ख्याल से, मैं जहां तक मैंने जाना है, इसका कहीं पहले साल का जो एक्सपेंस का प्रोविजन है वो करीब $450 मिलियन का है। तो $450 मिलियन जो है वो वहां की प्राइवेट इंडस्ट्री पंप करेगी। सीएनएन उसके साथ मिलके बहुत ही इंस्पायरिंग वो कहानियां बताएगा जो बांग्लादेश ने पिछले 20 साल में बुनी है और जिसके जरिए बांग्लादेश ने एक इकोनॉमिक प्रगति की है, उनकी महिलाओं ने काम पाया है और वर्ल्ड ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास गारमेंट पाया है जो कि प्राइस वाइज भी अट्रैक्टिव हो। तो ये जो एक बांग्लादेश की यश गाथा है वो मेरे ख्याल से अब सीएनएन और बांग्लादेश मिलके बताएंगे पूरी दुनिया को, और दुनिया ऐसी कहानियों से इंस्पायर होती है, सुनती है। इसके कारण बांग्लादेश का मार्केट बखूबी बढ़ेगा, उनका जो रियलाइजेशन है प्राइस वो बढ़ेगा। और मैं समझ रहा हूं कि हम जो लोग जैसे मोरबी में बात कर रहे थे, ऐसे जहां जहां जिस रीजन में हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और ग्लोबली हमारा जहां पहचान है, जैसे सूरत का डायमंड में है, तो हम लोग कैसे 90% ऑफ द डायमंड्स विच आर देयर इन द वर्ल्ड आर प्रोसेस्ड इन सूरत। तो हम सूरत की कैसे पहचान पूरी दुनिया को बताएं, दुनिया के सामने रखे। मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश का अनुभव जो ऐसा है और बांग्लादेश ने जो एक बात करी है उससे हम सबको मेरे ख्याल से कोई ना कोई जो ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल मीडिया है उसके साथ जुड़ के हमारी बात रखने का मेरे ख्याल से एक जो एडवांटेज है वो बांग्लादेश का हम अगले साल में उनके साथ उनके अनुभव से सीखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों ये था आज का रोजी रोटी कार्यक्रम, और बात बिना लाग लपेट के कहते हैं और बिल्कुल सीधी सच्ची तरीके से कहते हैं। यहाँ पर जो बातें की जाती हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड होती हैं, और नयन भाई तो क्या कहते हैं, बहुत सूक्ष्म नजर रखते हैं ना, तो हर चीज जो निकल कर आती है वो बहुत सूक्ष्मता से आपके सामने निकल कर आती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लेंगे विदा, और नयन भाई का करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि उनकी यात्रा तो सफल रही है, और उनकी अब जो वहां से यात्रा होने वाली है अपने होम टाउन में वो भी सफल हो, उसकी हम कामना करते हैं। और दर्शक मित्रों, हम आपसे लेते हैं विदा, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते रोजी रोटी में फिर आपसे मिलेंगे नयन भाई के साथ, नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ। हमें दीजिएगा आज्ञा। धन्यवाद आप सबका। नयन भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।